नमस्कार, मनुदेल श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि के बारे में और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के बारे में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से जो नेक्स्ट वाली है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, इसमें से क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो प्रयोगशाला विधि क्या होगा? प्रयोगशाला नाम से अर्थ पता हो रहा है कि जब आप शिक्षण विधि में किसी चीज़ का प्रयोग करोगे, जैसे कि मानचित्र का प्रयोग करते हो, ग्लोब का प्रयोग करते हो, चित्र दिखाते हो, चार्ट दिखाते हो, प्रोजेक्टर से आप दिखाते हो, बुलेटिन बोर्ड आते हैं, टेप रिकॉर्डर आते हैं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती हैं, पत्रिकाएं होती हैं, वो सभी क्या होती हैं? एक प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत लाई गई प्रक्रियाएं होती हैं। सुसज्जित कक्ष को सीखने की क्या कहलाती है? प्रयोगशाला विधि कहलाती है। कि जब सुसज्जित कक्ष हो, सुसज्जित कक्षा कक्ष कैसे होगा? कि आपने चार्ट भी लगा रखा है, आपका बोर्ड भी अच्छा है, आपने चित्र भी ला रखा है, ग्लोब भी ला रखा है, तो वो क्या हो गया? पढ़ाई के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट हो गया। तो वो क्या हो गया? सुसज्जित कक्ष को सीखने की क्या कहा जाता है? प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जिसमें कक्ष को एकदम सुसज्जित किया जाता है? पहला क्वेश्चन आंसर आएगा प्रयोगशाला विधि। अब विधि जो प्रयोगशाला विधि है उसका अर्थ है तो दिया किसने है? MP मोफात ने। MP मोफात ने क्या कहा है कि इस विधि में समस्त शिक्षण पद्धतियों के सर्वोत्तम लक्षण निहित होते हैं। मोफात ने क्या कहा है कि मुफ्त में मिली है सारी चीज़ें, आपने इसमें दे दी, तो सभी चीज़ें मुफ्त में मिली है। किस में मिली है? मुफ्त में, प्रयोगशाला विधि में मिली है। चार्ट भी दे दिया, ग्लोब भी दे दिया, मानचित्र भी दिखा दिया, प्रोजेक्टर पर भी दिखा दिया, तो सारी चीज़ों का आपने प्रयोग कर लिया। ये बच्चों को क्या हो गया? मुफ्त में नॉलेज हुआ, ऐसे याद कर लो। तो मुफ्त ने क्या कहा है MP मोफात ने कि इस विधि में समस्त शिक्षण पद्धतियों के सर्वोत्तम लक्षण निहित होते हैं। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं, पहलकदमी तथा सहयोग, रुचियों, वृत्तियों, आदतों, कुशलताओं तथा आदर्शों के विकास के लिए प्रावधान करती है। विशेषतः प्रयोगशाला विधि समस्या समाधान, निरीक्षित अध्ययन तथा समाजीकृत स्थिति पर आधारित होती है। तो शिक्षण पद्धति ये प्रयोगशाला विधि किस पे आधारित होती है? समस्या समाधान पे, निरीक्षित अध्ययन पर, समाजीकृत स्थिति पे आधारित होती है। क्या सीखा हमने प्रयोगशाला विधि में? कि सुसज्जित तो कक्ष होता है, उसमें जो सीखने को मिलता है वही क्या कहलाती है? प्रयोगशाला विधि कहलाती है। इसका अर्थ दिया था MP मोफात ने। MP मोफात ने क्या कहा है कि इस विधि में समस्त शिक्षण विधियों के सर्वोत्तम लक्षण निहित होते हैं। इतना आपको याद में रखना है। अब इसके गुण क्या होंगे? आप प्रयोग करके दिखा रहे हो तो उस विधि के गुण क्या क्या होंगे? कि इसमें छात्र स्व क्रिया के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं, क्योंकि बालक खुद क्या करेंगे? क्रिया करेंगे इसमें, तो उनका ज्ञान क्या होगा? खुद से अध्ययन होगा। इसके द्वारा छात्रों में दायित्वों का निर्वाह करने की क्षमता का विकास होता है, कि वो दायित्वों का निर्वाह करना इसे सीखते हैं। इसके द्वारा छात्रों में आत्मानुशासन विकसित किया जा सकता है, आत्मानुशासित होंगे। नेक्स्ट आता है कि इसके प्रयोग से सामूहिक शिक्षण के दोषों को दूर किया जा सकता है। जो हमने पढ़ा पहले सामूहिक शिक्षण पद्धति, उसके दोषों को दूर करने के लिए इस विधि को प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला विधि को। इसके द्वारा छात्रों में स्वाध्याय की आदत का निर्माण होता है, कि बच्चे खुद से पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो खुद क्रिया करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह करने की क्षमता उनमें आ जाती है, आत्मा अनुशासन हो जाता है, सामूहिक शिक्षण की दोषों को दूर करती है ये। इसके प्रयोग से शिक्षक छात्रों में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने में समर्थ होता है। शिक्षक और छात्र में क्या हो जाता है? शिक्षक और छात्र में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो जाता है इस विधि में, प्रयोगशाला विधि में। नेक्स्ट आता है कि इसमें छात्र पुस्तकों, पत्रिकाओं, संदर्भ पुस्तकों, मानचित्रों, ग्राफ आदि शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करके सिखाता है, तो आसानी से सीखा जा सकता है। तो सबसे आसान विधि होती है। स्वक्रिया ज्ञान के द्वारा ज्ञान अर्जित करता है बालक, दायित्वों का निर्वाह करने की क्षमता रखता है, आत्मानुशासन विकसित होता है बच्चे में, स्वाध्याय की आदत का निर्माण भी बनता है, शिक्षक छात्रों में व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है। अब इसमें दोष क्या होगा? सबसे पहले आपको मोटा मोटा ये दिखाई दे रहा है कि अब तक मैं जितने भी करवा रही हूँ सब में यही आया कि ये खर्चीली है, समय इसमें नष्ट होता है, विधि यांत्रिक बन सकती है। देखो विधि यांत्रिक कैसे बनेगी? कि यदि प्रयोगशाला में उचित ध्यान नहीं दिया गया तो यह विधि क्या बन जाती है? यांत्रिक बन जाती है। तो शिक्षक के निरीक्षण में होना चाहिए ये काम। इसके द्वारा शिक्षण कराने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, जबकि सामाजिक अध्ययन को समय तालिका में अपेक्षाकृत कम समय मिलता है। जब टाइम टेबल बनता है तो सभी के पीरियड सेम होते हैं, लेकिन सामाजिक अध्ययन में आपको बहुत कुछ बताना होता है। ऐसे साइंस का टीचर इतना नहीं बताएगा जितना आपको बताना पड़ता है। तो समय तालिका में अपेक्षाकृत ये इसमें कम समय मिलता है और ये इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसका प्रयोग सभी प्रकरणों के शिक्षण के लिए लाभप्रद नहीं है। तो जितनी भी कई चीज़ें होती हैं जो ऐसे समझाने की होती हैं, कहीं कहानी विधि के माध्यम से, कहीं किसी
विधि के माध्यम से, तो सभी प्रकार के शिक्षण के लिए लाभप्रद नहीं होती है। ये इसके क्या थे, दोष थे। गुण आपने देख लिए, गुण भी याद रखने हैं, दोष भी याद रखने हैं। एमपी मोफात ने क्या कहा प्रयोगशाला विधि के बारे में, वो भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट विधि आती है अपनी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित जो अध्ययन विधि है, इसका प्रचलन सबसे पहले अमेरिका में हुआ था 1900 शताब्दी के अंत में, कि ये पर्यवेक्षित विधि है क्या, इसका प्रचलन है वो शुरू हो गया था 19वीं विधि में। प्रयोग परंपरागत विधि को दोषों को दूर करने के लिए किया गया था। इस विधि को बनाया क्यों गया था, क्योंकि जो परंपरागत विधि थी उसमें जो दोष थे ना, जो हमने पढ़े, उनको दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। इसे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को निर्देशित अध्ययन पद्धति, अब आप समझ गए, आप बच्चे को क्या दोगे, निर्देश दोगे। तो पर्यवेक्षित विधि या निर्देशन अध्ययन पद्धति या फिर एक रीति या प्रविधि विधि, एक ही नाम है, तीनों नाम एक ही हैं। पर्यवेक्षित विधि, निर्देशित अध्ययन पद्धति और एक रीति या प्रविधि विधि कौन सी कहलाती है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का ही नाम मिलता है। तो निर्देशन अध्ययन पद्धति भी लिखा हुआ आ सकता है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि भी लिखा हुआ आ सकता है, एक रीति या प्रविधि भी नाम लिखा हुआ आ सकता है। इसमें देखो इसका प्रयोग क्या था, प्रोफेसर बाइनिंग तथा बाइनिंग ने इसके प्रयोग के लिए निम्नलिखित योजनाएं प्रस्तुत की हैं कि ये जो पर्यवेक्षित विधि है, दर्शन अध्ययन पद्धति है, इसको निम्न प्रकार से किया जा सकता है। सम्मेलन का आयोजन, इस योजना के द्वारा पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंध हो जाता है। जो पिछड़े हुए बालक होते हैं उनका चित्र से समझा सकते हैं। इनके द्वारा उन बालकों को शिक्षा दी जाती है जो कक्ष में क्या होते हैं, अन्य विद्यार्थियों के साथ नहीं चल पाते। इस वजह से हम क्या करते हैं, निर्देशन अध्ययन पद्धति को लाते हैं, या फिर एक रीति या प्रविधि टेक्निक। अगर आप 100 बच्चे बैठे हो, 2 बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये विधि काम में आएगी, निर्देशित अध्ययन पद्धति। आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, चलो 50 बच्चों में आपने क्या किया, आपने जो पढ़ाया वो आ गया 48 बच्चों को, 2 बच्चे रह गए, तब आप कौन सी विधि अपनाओगे, निर्देशित अध्ययन पद्धति, जिसे एक रीति या प्रविधि भी कहते हैं, इसे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि भी कहते हैं। तो सम्मेलन का आयोजन किया जा सकता है। इस योजना के द्वारा जो पिछड़े हुए बालक हैं, जो बालक छूट गए हैं, उनको उपयुक्त ढंग से आप समझा सकते हो। नेक्स्ट आता है विशिष्ट शिक्षक योजना। इसमें छात्र को विशिष्ट अध्यापक या अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त करके सहायता प्रदान की जाती है। या तो आप उसको अलग से बुलाओगे या तो आप उसको सम्मेलन में आयोजित योजना के द्वारा, सम्मेलन में नहीं समझ में आया तब क्या करोगे, आप उसे अलग से एक्स्ट्रा क्लास, यही होती है विशिष्ट शिक्षक योजना। एक विशिष्ट अध्यापक या फिर अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त करके उसकी सहायता प्रदान की जाती है, विशिष्ट शिक्षक योजना। सम्मेलन योजना समझ गए। विशिष्ट सम्मेलन योजना किसके लिए, जो पिछड़े हुए बालक हैं उनके लिए। विशिष्ट शिक्षक योजना, एक अतिरिक्त आपको अध्यापक लगाना है। काल विभाजन योजना, काल विभाजन योजना देखो क्या है, निर्देशन एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है तथा निरीक्षण दूसरे शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो काल का विभाजन हो गया, एक समय पे कोई पढ़ा रहा है, एक समय पे कोई निरीक्षण कर रहा है। तो निर्देशन एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है तथा निरीक्षण दूसरे शिक्षक के द्वारा किया जाता है। यह योजना मितव्ययी है, क्योंकि निरीक्षण करने वाला शिक्षक कम समय में बहुत से छात्रों की कठिनाइयों एवं सीमाओं को जानने में समर्थ हो जाता है, और इस प्रकार निर्देशन करने वाला अध्यापक भी कम समय में अधिक से अधिक बालकों को निर्देशित कर सकता है। तो काल विभाजन योजना क्या होगी, एक तो निर्देश देगा टीचर और एक क्या करेगा, उसको निरीक्षण करेगा। द्विकाल योजना, काल विभाजन हो गया। द्विकाल योजना, इसमें पाठ्य वस्तु द्वि समय चक्रों के लिए प्रदान कर दी जाती है। पाठ्य जो वस्तु है द्विकाल योजना में, इसमें पाठ्य वस्तु द्वि समय चक्रों के लिए प्रदान कर दी जाती है। प्रथम समय चक्र में छात्रों को निर्धारित कार्य से संबंधित बातों का ज्ञान कराया जाता है तथा दूसरे में वे निर्धारित या निर्देशित अध्ययन कर सकते हैं। तो ये क्या होगी, द्विकाल योजना। सामाजिक योजना, शिक्षक के द्वारा इसका प्रयोग महीने में 1 या 2 बार कर सकता है। सामाजिक योजना क्या होती है, समाज के अंदर जाके आपने कोई योजना बनाई है तो ज़्यादा समझ में आता है, समाज के टच में रहते हैं बालक, तो शिक्षक इसका प्रयोग महीने में 1 या 2 बार कर सकता है, सामाजिक योजना। देखो प्रोफेसर बाइनिंग ने क्या कर दिया, शिक्षक को बांध दिया, बॉन्ड कर दिया छात्र अध्यापक को। कैसे किया, पहले समझ में नहीं आया तो सम्मेलन आयोजित किया, सम्मेलन आयोजित नहीं किया तो आपने विशिष्ट शिक्षक लगाया, यानी अतिरिक्त शिक्षक लगाया। अतिरिक्त शिक्षक से भी काम नहीं चला, तब निर्देशन देने वाला एक शिक्षक हो गया और निरीक्षण करने वाला दूसरा शिक्षक, ये हो गया काल विभाजन योजना। द्विकालिक योजना, 2 समय चक्र कर दिया। उसके बाद में अभी अगर समझ में नहीं आया तो आप उसको समाज में ले जाओगे, समाज में ले जाकर आप उसको सिखा सकते हो। और कितना होगा, सामाजिक योजना के द्वारा शिक्षक इसका प्रयोग महीने में 1 या 2 बार कर सकता है। अब इस पर्यवेक्षित विधि अध्ययन विधि के गुण क्या हैं,
गुण आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि एक बच्चे के लिए आप अलग से कर रहे हो तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के अनुकूल शिक्षा प्रदान करती है। एक बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है, एक बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के अनुकूल शिक्षा को प्रदान करती है। इसके द्वारा गुरु तथा शिष्य के संबंध उत्तम हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको बार बार उसके लिए काम कर रहे हो तो उत्तम तो होंगे ही संबंध। तो गुरु तथा शिष्य के संबंध उत्तम हो जाते हैं। इसके द्वारा पिछड़े हुए बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से दी जाती है। तो पिछड़े हुए बालकों को भी आप अच्छी शिक्षा दोगे इसमें। इसके प्रयोग से छात्रों में विभिन्न कुशलताओं, गुणों तथा आदतों का विकास होता है। यह पद्धति विषय की समस्या का हल करने में बहुत ही सहायक होती है। विषय की समस्या किसी के रह गई, आप उसको बार बार करवा रहे हो तो समस्या का हल अपने आप ही हो जाएगा। तो यह विधि विशेष समस्या की हल करने में बहुत सहायक है। इसके गुण पूछे जाते हैं, याद रखना। और ये 500 जो मैंने बताया ना, सम्मेलन योजना, विशेष शिक्षक योजना, काल विभाजन योजना, द्विकालिक योजना और सामाजिक योजना, ये योजना एज इट इज याद रखनी है बाइंडिंग के अनुसार। अब इसके देखो दोष क्या क्या होते हैं। ये खर्चीली होगी, इसमें समय अधिक लगेगा, आत्मनिर्भरता कम आएगी, आत्मविश्वास की प्रवृत्ति में भी आघात पहुंचता है, क्योंकि आप एक बच्चे को अलग से ले जाके उसको इतना पढ़ा रहे हो, इतना कर रहे हो उसके बारे में, तो उसमें आत्मविश्वास की वो सोचेगा कि और बच्चे तो सारे आगे निकल गए, मैं तो पीछे रह गया। तो उसमें क्या होगा, आत्मविश्वास की कमी होगी। आत्मनिर्भर कैसे नहीं रहेगा वो, क्योंकि वो सोचेगा मेरे समझ में नहीं आया तो सर मुझे वापस समझा देंगे, मेरे लिए एक विशिष्ट टीचर लगा देंगे, काल विभाजन का काम कर देंगे, द्विकालिक योजना बना लेंगे, सामाजिक योजना बना लेंगे, सम्मेलन का आयोजन कर लेंगे। तो वो क्या होगा, आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। तो ये क्या होती है, खर्चीली भी होती है, समय भी अधिक लगता है, आत्मनिर्भर कम बनाती है, आत्मविश्वास भी कम करती है। तो ये आपकी दोनों विधियाँ थी। इसमें अपनी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।